दे विल रिटर्न टू हाई स्कूल के पार्ट 8 में तुम सभी का स्वागत है होमी। सो लास्ट पार्ट मैंने जो अपलोड किया था वो किया था मैंने पूरे 2 महीने पहले। और तो गाइस मैं जब भी बोलता हूँ ना मैं कंटिन्यूसली वीडियोस डालूंगा, मैं डाल ही नहीं पाता। तो अब भूल जाओ, मैं नहीं बोलने वाला ये सब। देखते हैं अगर नहीं बोलूंगा तो डाल पाता हूँ या नहीं डाल पाता। खैर तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युनसुंग का जो प्लान था पूरे स्कूल को अपने अंडर लेने का वो फाइनली पूरा हो गया है। लाइक टीचर्स उसके अंडर आ चुके हैं, प्रिंसिपल तक उसके अंडर आ चुका है एंड स्टूडेंट्स की तो इतनी फट चुकी है कि कोई उससे भिड़ना तक नहीं चाहता। जिस वजह से युनसुंग को रास्ते से हटाने के लिए गोल्डन सर्कल को बाहर से एक हिटमैन बुलवाना पड़ गया, जो कि उन्होंने बुलाया था सियोल से और उसका नाम था टाइजुन। और गोल्डन सर्कल ने टाइजुन को एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट स्कूल के अंदर एंट्री करवाई थी और उसे मिशन दिया गया था कि उसको 6 महीने तक स्कूल के अंदर रेक कर युनसुंग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। लाइक सबको युनसुंग के अगेंस्ट करना चाहता है ताकि कल को अगर वो युनसुंग के साथ कुछ करता है तो युनसुंग किसी को भी ना बता पाए। बट यू नो व्हाट, जब कोई बंदा स्ट्रांग होता है तो उसके दिमाग में बस एक ही चुल मची होती है कि भाई अगर मैं इतना स्ट्रांग हूं तो मैं इतना टाइम वेस्ट काहे को करूं, सीधे जाकर भिड़ते हैं, खत्म किस्सा है। और यही बात टाइजुन के भी दिमाग में चल रही थी कि भाई जल्दी जल्दी जाकर भिड़ते, जितनी जल्दी किस्सा खत्म होगा उतनी जल्दी पैसे मिल जाएंगे। और इसमें उसकी हेल्प करता है जिन्वू जो कि उसका ओल्ड फ्रेंड रह चुका होता है। वेल मैं फ्रेंड बोलना सही नहीं समझूंगा बिकॉज फ्रेंड सिर्फ जिन्वू इसको मानता है, ये तो जिन्वू को अपना फ्रेंड नहीं बल्कि टूल मानता है। खैर तो ये जिन्वू की हेल्प से जैसे तैसे करके युनसुंग के क्लासरूम तक पहुंचता है एंड जैसे युनसुंग को देखता है सीधा उस पर चढ़ने का ट्राई करने लगता है। और देखना भाई बहाना कितना अच्छा देता है कि साले तू मुझे घूर रहा है, जबकि युनसुंग तो घूरना तो दूर उसको देख तक नहीं रहा होता है। बट ये बंदा फिर भी नहीं मानता है बिकॉज इसको तो पंगे लेने, जो कि युनसुंग समझ जाता है, इसीलिए वो इससे बोलता है कि भाई आर यू श्योर जो तू कर रहा है उसे तू हैंडल कर भी पाएगा। जो सुनकर इसे समझ में नहीं आता है कि युनसुंग आखिर कहना क्या चाह रहा है और तो समझने की जरूरत पड़ती भी नहीं है बिकॉज अगले ही मूवमेंट पे जिन्वू उसके पीछे से घुसड़ मारकर उसको दूर फेंक देता है एंड सीधा अपने घुटनों पर आकर युनसुंग के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। टाइजुन भी शॉक्ड, भाई आखिर ये बंदा गिड़गिड़ा क्यों रही है इसके सामने। वेल क्यों गिड़गिड़ा रहा है उसके लिए हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जो कि मेरी नजरों में बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, यही देखने के लिए मैंने मानवा को फिर से रिपीट किया। मैंने वहां से स्टार्ट किया जहां से युनसुंग ने सियोंगो को अपना कुत्ता बना लिया था एंड वहां से लेकर टाइजुन के युनसुंग से भिड़ने तक मुझे एक भी टाइम स्किप देखने को नहीं मिला है। लाइक एक दिन से ज्यादा का टाइम स्किप तो बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर समहाउ केस से ये लोग एक हफ्ते का टाइम स्किप दे रहे बिना बताए। खैर भाड़ में आन दो, हमें तो मानवा पे फोकस करना है। खैर तो हमें एक हफ्ते पहले का टाइम दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि युनसुंग को कुत्ता बनने के बाद सियोंगू ने स्कूल के अंदर जो कोई भी वायलेंस फैला रहा है या जो कोई भी युनसुंग के अगेंस्ट जाने का ट्राई कर रहा है अपनी गैंग के साथ मिलकर उनका भूत बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। और अभी नरेटर क्या बोल रहे हैं वो सुनना कि जब ये स्कूल शिन के कंट्रोल में था तब यहाँ पर वायलेंस या बुली करना डेली का रूटीन हुआ करता था। बट जब से सियोंगू स्कॉलरशिप के पीछे स्कूल का जो गार्ड डॉग बना है उसने स्कूल में से वायलेंस को ही गायब कर दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल वायलेंस डिसिपेट फ्रॉम चोनिल हाई, यानी कि पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया है। नो वायलेंस भाई, मतलब जो काम टीचर्स नहीं कर पाए, प्रिंसिपल नहीं कर पाया, इस बंदे ने कर दिखाया। और ये बात जिन्वू को भी अच्छे से पता है कि अगर कोई वायलेंस फैलाएगा या युनसुंग के अगेंस्ट जाने का ट्राई करेगा तो वो मारेगा। और यही रीजन है कि वो युनसुंग के सामने इस टाइम पर गिड़गिड़ा रहा होता है। जो देखकर टाइजुन उससे बोलता है, अबे साले तू कर क्या रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, अपने फ्रेंड के साथ कोई ऐसे पेश आता है। जिन्वू भी लाइक, अबे फ्रेंड कैसा फ्रेंड, साले तूने मेरे पीठ में खंजर घोपा है। जो ने टाइजुन से, अबे साले क्या बकवास कर रहा, वो तू था जिसने मेरे पीठ में छुरा घोपा है। और टाइजुन की ये बातें सुनते ही जिन्वू का दिमाग खराब हो जाता है। ये टाइजुन को मारने के लिए आगे बढ़ता है बट ये ना टिक पाने वाले टाइजुन के सामने। अभी टाइजुन एक घुसड़ मारते हुए उससे बोलता है, साले तू खुद को समझ क्या रही है, भूल गया क्या तू इस वक्त चोई टाइजुन के सामने खड़ा हुआ है। ये बोलते हुए टाइजुन उसके मुंह पे गंदा वाला अपरकट दे मारता एंड एक राउंड की एंड ब्रो इज डन फॉर। अभी हमें टाइजुन के थ्रू पता चलता है कि जब वो रेसलिंग क्लब में था तब उसने अकेले ने पूरे रेसलिंग क्लब की अम्मा विनेक कर दी थी, जो देखने के बाद गोल्डन सर्कल ने इसे सीधा अपने अंडर ले लिया था, वो भी 17 साल की उम्र में। तो अच्छा मुझे अब समझ में आया कि जो इसके नाम के आगे लिखा हुआ था चोई टाइजुन 17 वो असल में इसकी एज थी। खैर तो अभी इन दोनों की फसल देखकर युनसुंग काफी एंजॉय कर रहा होता है, जिस वजह से इसकी सटक जाती है। ये युनसुंग को मारने के लिए जा रहा होता है बट उससे पहले क्लास बेल बज जाती है, जिसके बाद ये युनसुंग को वार्निंग देकर वहां से निकल लेता है कि बेटा तू ये तो बाद में देखूंगा, इसीलिए रेडी रही हो। युनसुंग बोले, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है भाई देख लेंगे। देन ये इसके बाद अपनी क्लास में आकर बैठ जाता है और क्योंकि क्लास लगने के बाद भी जिन्वू क्लास में नहीं आया होता इसीलिए इसको लग रहा होता शायद मलहम पट्टी करवाने गया होगा, बट वो मलहम पट्टी करवाने नहीं गया बल्कि कुछ बड़ा करने गया है। और तो क्या करने गया वो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी गिरी टाइजुन देख रहा होता है कि भाई पता नहीं क्यों बट क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसी को घूरे जा रहे हैं। वेल क्यों घूरे जा रहे हैं हमें पता है। तो अभी जो टीचर्स होती हैं वो इनको फ्री टॉकिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए 4 का ग्रुप बनाने को बोलती हैं। देखो ये जो प्रैक्टिस होती है वो असल में इसलिए करवाई जाती है ताकि लोग ग्रुप में हिचकिचाए ना बल्कि फ्री होकर बात कर पाए। और तो मुझे ठीक से पता नहीं है, बस वहां पर फ्री टॉकिंग की प्रैक्टिस लिखा हुआ तो मैं बस उसी के जरिए बता रहा हूँ। खैर तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी के सभी 4 का ग्रुप बना लेते हैं बट कोई भी टाइजुन को अपने साथ नहीं लेता है, जैसे टीचर को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर ये हो क्या रही है। तभी वो देखते हैं कि एक ग्रुप के अंदर अब भी सिर्फ 3 ही लोग हैं। टीचर उन्हें बोलती है कि भाई वो टाइजुन को अपने साथ ले ले बट उस ग्रुप का
सिल्वर बाल वाला बना कर देता है कि भाई हमें नहीं चाहिए। टीचर आस्क भाई क्यों? ही सेज बस नहीं चाहिए हमें। जो देखकर टाइजन को काफी गुस्सा आ रहा होता है, बट क्योंकि इस टाइम पर वो क्लास में होता है इसलिए वो कुछ नहीं करता है। बट जैसे लंच होता है वो सिल्वर बाल वाले बंदे को अपने पास बुलाता है कि ओए साले चश्मे तू इधर आ रहा। जो उनके उसके पसीने छूट रहे होते वो नहीं आ रहा होता उसके पास, जिस वजह से टाइजन का दिमाग और खराब हो जाता है कि साले कुत्ते के पिल्ले तू यहाँ पर आ रहा है, ये मैं वहां पर आऊँ। और तो टाइजन उसको मारने के लिए जा भी रहा होता है, बट तभी वहां पर स्योंगो और उसके लोंडो की एंट्री हो जाती है। और वो यहाँ पर क्यों आए? इसका गेम बजाने के लिए। अभी स्योंगो टाइजन से आज के साले तू ही था ना जिसने योनसुंग से पंगे लिए। जो उनका टाइजन इन्हीं के ऊपर चढ़ने लगता है, साले क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, आज मेरा स्कूल में फर्स्ट डे है, मैं आखिर ऐसा कर कैसे सकता हूँ? कोई सेंस बनता है इस बात का? बट स्योंगो कुछ नहीं सुनना, उसको तो बस मारना है इसकी, क्योंकि उसने योनसुंग से पंगे लिए। इसलिए टाइजन डिसाइड कि अब उसको अपना प्लान चेंज करना होगा। प्रो तूने अपना प्लान ऑलरेडी चेंज कर लिया है, अब कौन सा प्लान चेंज करेगा भाई? खैर तो अभी टाइजन उसको थोड़ा सा टीज करता है, साले तू योनसुंग का मिनियन है क्या? देखो मिनियन यानी गुलाम, और भी इसके 2-3 मतलब और निकलते हैं। खैर तो अभी ये सुनने के स्योंगो भला उठता है, तभी टाइजन अपनी स्पीड दिखाकर अपनी टेबल पर से जंप करता हुआ सीधा स्योंगो के मुंह पे लात दे मारता है। बट स्योंगो ब्लॉक कर लेता है, बिकॉज उसको भी थोड़ा बहुत तो लड़ना आता ही है। स्योंगो टाइजन के ऊपर पंच मारने का ट्राई करता है, बट टाइजन को लड़ना नहीं आता है, वो एक वेल फाइटर है, वो उसे डॉज करता है, उसके रिफ्स में पंच दे मारता है, देने के एल्बो और उड़ा दिया स्योंगो को। बट स्योंगो भी जो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, जो देखकर टाइजन अपना एक गंदा वाला पंच प्रिपेयर करता है एंड सीधा स्योंगो का जबड़ा हिला दिया। एक ही अपरकट में स्योंगो को दिन में तारे नजर आ जाते हैं, बट टाइजन वो यहाँ पर भी नहीं रुकता है, वो उसके मुंह पर एक और घुसंडे मारता है, देन उसके बाल पकड़कर सीधा टेबल पे छाप देता है एंड इसका खेल भी खाता। अभी स्योंगो का कुत्ता बनता हुआ देखकर उसके सभी लोगों ने डिसाइड किया वो सब एक साथ चढ़ेंगे अब इसके ऊपर, और अब जो होगा वो देखने का तुम्हें समझ में आ जाएगा कि टाइजन कितना स्ट्रॉन्ग है। अभी ये सब की सब टाइजन के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं एंड टाइजन देखते ही देखते उन सभी को एक एक करके निपटा देता है भाई, लिटरली। और जो आखिरी बंदा बचता उसके भी साला सिल्वर हियरिंग है एंड टाइजन तो उसका कुत्ता बना देता है। पहले उसके मुंह पे लात मारता है, फिर एक उल्टे हाथ का घुसा, देन बाल पकड़कर उसके मुंह पे चमाटी चमाट बजा देता है। भाई पहले तो मेरा एक डाउट क्लियर करो कि क्या ओथर को सिल्वर हेयर वाले बंदों से क्या नफरत है? कि भाई पहले स्योंगो ने एक सिल्वर हेयर वाले को पीट दिया क्योंकि ज्यादा उछक रहा था, देन टाइजन के टाइम पर भी एक सिल्वर हेयर वाला चश्मीसी था जो उसको अपनी टीम में नहीं ले रहा था, वो भी पिटता, बट स्योंगो ने आकर बचा लिया। और अब जो स्योंगो की टीम में एक सिल्वर बाल वाला बंदा, उसका तो ये कुत्ता बना रहा है। भाई क्या ओथर की पर्सनल दुश्मनी है कि सिल्वर बाल वाले बंदों से? खैर तो अभी टाइजन उसका और कुत्ता बनाता, बट तभी पीछे से और लोग आए थे, ऑफकोर्स पिटने के लिए ही आए। अभी टाइजन उन सबसे बोलता है कि देखो भाई एक एक करके मत आना, सब लोग एक साथ आना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि स्योंगो इतनी मार खाने के बाद फिर से खड़ा हो गया और उससे बोल रहा है बेटा अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जो देखेंगे टाइजन उससे बोलता है भाई तू एक फर्स्ट ईयर का कुछ ज्यादा लॉयल डॉग नहीं बनना है, पहले नीचे पड़ा रहे वरना और पिटेगा। तभी स्योंगो से अच्छा तो ये ऐसा लग रहा है कि मैं योनसुंग का लॉयल हूँ। अरे नहीं भाई, पहले इसने ऐसा क्यों कहा? उसके लिए हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जब इसने स्कूल में तो वायलेंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया होता है, जिसकी खुशी में गोचेंग ने इसको 1 मिलियन वोन तक दे दिए होते हैं। जो देखकर पहले तो उसको समझ में नहीं आता है भाई आखिर योनसुंग और गोचेंग का रिश्ता है क्या भाई, क्यों कर रहा है गोचेंग इसके लिए इतना सब कुछ? बट फिर वही है यार, आम खाओ गुटलियां काय को गिन रहे हो। इसलिए फिर इसके दिमाग में चलता है कि भाई क्या हो अगर मैं गोल्डन सर्कल के असेसिन्स को ही मारना शुरू कर दूं, यानी कि उनका पर्दाफाश कर दूं और योनसुंग के सामने पड़ा, फिर तो 1-2 मिलियन का, फिर तो 10-15 मिलियन ऐसे मिल जाया करेंगे। इनमें भी हो सकता है कि ये इसमें फेल भी हो जाए भाई, तब भी क्योंकि ये योनसुंग के कुत्ते बन चुके हैं तो योनसुंग इनको थोड़ा बहुत तो देता रहेगा ना, और ये सब सोचते हुए खुद को कुत्ते की तरह इमेजिन कर भी रहा होता है, खुद देख लो। खैर तो ये फ्लैशबैक इन पर खत्म होता है और अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिर इसने क्यों कहा था कि ये योनसुंग के लिए लॉयल नहीं है, बिकॉज ये उसके पैसों के लिए लॉयल है। पैसे दो फिर तो ये कुछ भी कर देगा भाई, पेंडू धरवा दो इसकी। तो अभी ये अपने लोंडो को ऑर्डर दे रहा होता है कि भाई सबके सब ध्यान से सुनो, सब लोग एक साथ इसके ऊपर चढ़ना, इसमें भले हम हार भी जाएं पीछे मत हटना, क्योंकि अगर हम योनसुंग के पास ऐसे जाएंगे तो योनसुंग हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या रह जाएगी हमारी योनसुंग के सामने। और ये सब बोलते हुए इसके दिमाग में अब भी बस पैसे ही घूम रहे होते हैं कि योनसुंग के पास थोड़े बहुत काम करके ही इतने सारे पैसे बना लिए, अगर ये काम और कर देगा तो और ज्यादा पैसे मिलेंगे, और इसी करता रहेगा तो और मिलते ही रहेंगे। और इसीलिए फिर ये सबके साथ मिलकर चढ़ जाता है टाइजन के ऊपर, जो देखकर टाइजन का दिमाग और खराब हो जाता है। इनवाइट हीडर वो हमें दिखाया नहीं जाता, उसके हमें सीधा कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने फेस पे थोड़ा बहुत जो ब्लड लगा हुआ है वो साफ कर रहा होता है। नरेटर बता रहे होते हैं कि इसने 10 सेकंड ईयर के स्टूडेंट एंड एक 3rd ईयर यानी स्योंगो को अकेले कुत्ता बना दिया है। इस हरामखोर ने अपने पहले ही दिन में इतने बड़े बड़े पंगे कर लिए एंड वेल जब इसने ऐसा किया है तो उसका आउटकम भी निकल कर आएगा ही। इसलिए ही डिसाइड कि भाई इससे पहले इन लोगों के नंबर और ज्यादा फड़े, इसे योनसुंग को जल्दी से खत्म करना होगा। लाइक अगर ये उसका एक हाथ या पैर तोड़ देता है तो ये कम से कम गोल्डन सर्कल वालों को बोल तो पाएगा कि हाँ भैया मैंने अपना काम कर दिया। इसलिए फिर से जा रहा होता है योनसुंग से पंगे लेने के लिए, बट ये जा पाता उससे पहले ये रास्ते में एक जनाब से टकरा जाता है एंड भाईजान के मुंह से गाली
गाली तक निकल जाती है टकराने के चक्कर में। बट तभी वो देखता है कि वो जिस बंदे से टकराया वो ये हरामखोर है। और अभी टाइजन के मुंह से जो गाली निकली होती है वो सुनने के बाद ये और ज्यादा भड़क जाता है, साले क्या बोला तू मुझे। एंड अब हमें बताया जाता है कि ये हरामखोर आखिर यहाँ पर आया क्यों है। बट उससे पहले देखो मेरी आवाज तो में थोड़ी कम ज्यादा या थोड़ी अजीब सी सुनाई आ रही होगी, बिकॉज जस्ट मेरे बगल में मेरे मुंह के सामने कूलर चल रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा ही हो रही है भाई, कुछ ज्यादा ही गर्मी हो रही है। लाइक घर के बाहर निकलते ही ऐसा लग रहा है भाई मर गए, और कूलर बंद कर दो तो ऐसा लग रहा है भाई आज ही आखिरी दिन है तुम्हारा। खैर तो बस यही बताना था मुझे, और तो जो कूलर की नॉइस है वो मैं हटा दूंगा, इसलिए तुम्हें आवाज नहीं आने वाली, बट उसके चक्कर में थोड़ी बहुत कम ज्यादा आवाज मेरी सुनाई देगी तुम्हें। खैर तो इसके बाद हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन्वो असल में अपनी मलहम पट्टी करवाने नहीं गया था, बल्कि वो इसके पास आ गया था ताकि वो अपनी चोटें दिखा पाए और उसको बता सके जो ट्रांसफर स्टूडेंट है वो क्या सब कर रहा है। अब ये टीचर को सब कुछ बता देता है कि जो ट्रांसफर स्टूडेंट है वो असल में युनसुंग को टारगेट कर रहा है, एंड युनसुंग चाहता है कि इस केस को आप हैंडल करो अपने तरीके से, और बस मिल गया इसको मौका युनसुंग के आगे उठने का। अभी इस हरामखोर के दिमाग में चल रहा होता है भाई अगर मैंने युनसुंग के लिए काम कर दिया तो फिर तो युनसुंग और मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और बस फिर ये खड़ा हो जाता है कि बता मुझे कहाँ है वो ट्रांसफर स्टूडेंट। यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अभी हम देखते हैं टीचर इसका कान पकड़कर इसको खींचता हुआ अपने ऑफिस में लेकर आता है और सीधा चमाट लगा देता है, जिसके बाद ये हराम को टीचर से करने लगता है साला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। टीचर से साले तू बात कैसे कर रहा थे, टोन तो देख रहा। जितन का टाइम हंसते हुए बोलता है अरे आप क्या कर रहे हो पहले आप वो देखो, आप किसी भी स्टूडेंट को बस ऐसे ही थप्पड़ नहीं मार सकते हो जनाब, अगर ये बात मैंने हायर्स को बता दी ना तब तो आपके पिछवाड़े पे लात मारकर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और बस यहीं पर ये गलती कर बैठा, इसे नहीं पता कि ये जिन हायर्स की बात कर रहा है वो भी युनसुंग के अंडर में ही आते हैं। इसलिए टीचर इससे बोलता है मुन्ना लगता है आपको पता नहीं है कि आप इस टाइम पर किस सिचुएशन में हो, तूने अपने फर्स्ट डे में अपने फ्रेंड को पीट डाला, इवन उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया, तो ये पता भी उसको कितना ब्लीडिंग हो रही थी, मुझे तो लग रहा था मैं अपने डियर स्टूडेंट जिन्बू को खो ही दूंगा। जब सुनकर टाई जिनकी पड़ जाती आप क्या बात कर रहे हो आप। आगे टीचर से बोलता है कि भाई तू यहीं पर नहीं रोका, तूने सीनियर्स को तक पीट डाला, और ये सब करने के बाद तो क्या बोल रहा है कि मैं तुझे पीट क्यों रहा हूं, इतना सब कुछ देखने के बाद मैं तुझे पीटू नहीं तो करूँ क्या। ये बोलते हुए वो उसका कान खींचना शुरू कर देता और अभी और सुनाता है बेटा तूने अपने पहले ही दिन में इतने सारे पंगे ले लिए, इवन तो ये टीचर से तक बात करने का तमीज नहीं है, तो पता अब क्या करेगा, शिकायत करेगा मेरी तू अपने बाप के उस फ्रेंड से। जो सुनते ही टाइजन भी शौक कि भाई इसको पता है इस बारे में कि मुझे भेजने वाला है यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट से। भाई क्या बंदा है यार, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के सीधा स्कूल में आ गए, वो भी युनसुंग से पंगे लेने के लिए। क्या गुंडा बनेगा रे तू। आगे टीचर उसको एक और थप्पड़ मारते हुए बोलता है साले तू खुद को समझता है क्या है, तू कुछ भी करता रहेगा मैं चुपचाप बैठूंगा। बेटा तू यहाँ पर पहला बंदा नहीं है जिसे मैं फेस कर रहा हूँ, तुझे जिसके पास जाना है जा, जिससे शिकायत करना है कर, कोई भी तेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाला बेटा। अभी इस टाइम पर इस रूम में जितने भी लोग बैठे उनमें से कोई भी तेरे लिए टेस्टिफाई नहीं करने वाला, इवन मैंने जो तुझे थप्पड़ मारा है उसका भी तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। एंड ये बोलने के बाद वो टाई उनके ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर देता है, एंड हर एक थप्पड़ पे वो एक बंदे का नाम लेता है कि ये थप्पड़ जिन्वू के लिए, ये थप्पड़ स्योंगू के लिए, एंड ये थप्पड़ उन सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें तूने पीटा है। और जब इसकी अच्छी खासी कुटाई हो जाती है तब रोते हुए कॉल करता उस तल्ले को कि साला उस हरामखोर ने मुझे फैसिलिटी रूम में सबके सामने पीटा है, सब लोग यहाँ पर युनसुंग के कुत्ते बन चुके हैं। साला समझ में नहीं आ रहा युनसुंग ने उन हरामखोरों को कौन से ड्रग्स खिला दिए, आखिर मैं अकेला ये सब कैसे हैंडल करूंगा। इसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद ये दल्ले का भी दिमाग खराब होने लगता है, भाई आखिर ये चल क्या रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी तो नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए हे डिसाइड कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। अभी वो टाइजन से बोलता देख भाई मैं अभी सियोल में हूँ तो मैं जरूर कुछ करूंगा, लेकिन तब तक के लिए तू सावधान रही हो। वेल क्या करने वाला है ये जो सियोल का सुपरिंटेंडेंट है उसके खुट्टा गुलामी करने वाला है। अभी हमें सियोल का सुपरिंटेंडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम है मून चेंग घो, एंड दल्ले ने इसको सब कुछ बता दिया होता है कि भाई मेरी लंका लगी पड़ी हुई ये कुछ करो, एंड ये भी नहीं करे तू टेंशन ना ले मैं सब संभाल लूंगा। और अभी हमें गोल्डन सर्कल के बारे में एक बात बताई जाती है कि गोल्डन सर्कल के अंदर एक ग्रुप है जिसे गोल्डन लाइन कहा जाता है, एंड ये बना है टाइस यानी रिश्ते और सपोर्ट से। एंड गोल्डन लाइन के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ हायर नहीं होते हैं, वो बल्कि अपना खुद का एक नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं। कैसे? रिश्ते और सपोर्ट से। मीन टाइस ये लोग अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए एक दूसरे को पुश करते हैं ताकि इनके रिलेशनशिप भी अच्छे रहे, आगे चलकर एक दूसरे के काम भी है और खूब सारा पैसा बनाए। एंड ये हरामखोर भी उन्हीं में से एक है। अभी हमें नरेटर बता रहा होता है कि गोल्डन लाइन में आने के बाद इस बंदे का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। लाइक इसने ग्योंगी-डो एरिया के अंदर रीडेवलपमेंट होने से पहले एक जमीन खरीदी जो 1000 ऑफ स्क्वायर फीट में फैली हुई थी, और फिर क्या लोंडे का जैकपॉट लग गया। लाइक जैसे ही रीडेवलपमेंट कंप्लीट हुआ इसके फायदे ही फायदे हो गए। वेल कैसे फायदे हुए वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, बस हो गए इतना समझ लो। अभी ये दल्ले की अटकी बनाने के लिए अपने डायसन के सुपरिंटेंडेंट को कॉल करता है, तो बोलता है कि भाई मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ के टीचर किसी कंपनी के साथ मिली भगत करने में लगे हुए हैं, और तो किसी एक स्टूडेंट को वो लोग कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हैं। देख भाई सिंपली कहूँ तो मुझे तो बस टेंशन हो रही है यार तुम्हारी, कहीं तुम्हें दिक्कत ना आ जाए इस चीज के पीछे, तो बेहतर रहेगा कि तुम इस प्रॉब्लम को जरा सोल्व करो। और इस हरामखोर को क्या लग रहा है वो सुपरिंटेंडेंट की बात मानेगा नहीं, वो ऐसे बोलते हैं अरे जनाब आप हमारे मामले में भला क्यों टांग अड़ा रहे हो यार, मैं ठहरा डायसन का इंजर, आप ठहरे सियोल के, तो आप अपने
अपने मामले में देखो ना, तो तुम तो इस हरामखोर की सटकना शुरू हो जाती है कि कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे तुम। इसके बाद इन दोनों के ही बीच में भेसबाजी होने लगती है। हरामखोर बोलने लगता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बोला बोला बोला। तभी अपना डायसन वाला सुपरिटेंडेंट बोल देता है गोल्डन सर्कल। जो सुनते इसकी आंखें खोली की खोली होती है कि तो तुझे कैसे पता। तभी अपना डायसन वाला बोलता है भाई तुझे क्या लगाता, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। देख भाई मेरी एक बात सुन ले, अगर तू उससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो मुझे एक बात बता, आर यू श्योर यू कैन हैंडल अ डर्टी फाइल। मतलब भाई एक तू मेरे ऊपर कीचड़ फेंक कर मारेगा, मैं तेरे ऊपर डबल कीचड़ फेंक कर मारूंगा। और हाँ एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए मैं तो डूबूंगा, बट मैं तुझे भी साथ लेकर डूबूंगा। तुम सालों सियोल में रहने वाले, तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहे वो करोगे और हम चुपचाप रहेंगे। बेटा हम डायसन की पैदाइश हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें अच्छी तरीके से आता है। याद रखना अगर मैं खत्म तो तू भी खत्म। और ये बात याद रखना कि एक बार अगर हमें हमारी पोजीशन से हटा दिया गया तो हम कुछ भी नहीं है। देख सीधे सिंपल वर्ड्स में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपनी औकात में रहियो। ये बोलते अपना डायसन वाला बंदा फोन काट देता है। और अब हम उन्हीं पे आते हैं, हम देखते हैं कि भाई अपने डायसन वाले सुपरिटेंडेंट से कॉल करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना प्रिंसिपल होता है। मतलब देख रहे हो अपने प्रिंसिपल की इतनी चलती है। अभी अपना प्रिंसिपल उन्हें थैंक्स बोल रहा होता है, सुपरिटेंडेंट उसे बताता है देख भाई वो बंदा तो अब बीच में नहीं आने वाला, बट इसका मतलब ये नहीं गोल्डन सर्कल तुम्हें ऐसे ही जाने देगी, वो कुछ ना कुछ तो करेगी। अगर उनकी वजह से वो लोग जिनके हाथों में पावर है, वो लोग अगर डायसन की करप्शन के बारे में छानाबीनी करेंगे तो हम दोनों भी नहीं बच पाएंगे। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि गोल्डन सर्कल के कनेक्शन बहुत ऊपर तक है, अगर उन लोगों ने इनके पर्दाफाश करने के ट्राई करा तो वो कर भी देंगे। बट यू नो वो प्रिंसिपल को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से, बिकॉज उसके पीछे भी कोई बैठा है जो बहुत बड़े कनेक्शन वाला है, अपना यूनसंग। और उसके कनेक्शन किससे, सीधा म्यूजियम कंस्ट्रक्शन से। अभी प्रिंसिपल उन्हें बता रहा होता है भाई देखो मुझे वो सियोल के सुपरिटेंडेंट की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज मेरे लिए जो कुछ भी है वो बस मेरा स्कूल है, एंड उसमें जो इन्वेस्ट कर रही है वो है म्यूजियम कंस्ट्रक्शन। बस एक बार गोचिंग म्यूजियम कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट चेयरमैन बन जाए फिर तो हमारा काम वैसे ही आसान हो जाएगा। सुपरिटेंडेंट उन्हें बोलते भाई देख भाई करप्शन एक्सपोज हो गया तो तेरा खेल भी खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल उनसे वही बात बोलते कि देखो भाई मुझे इन सबसे कोई टेंशन नहीं है, मुझे सुपरिटेंडेंट बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो बस मेरे स्कूल और प्रेस्टीज स्कूल में बदलना है, और मेरा बस यही सपना है। और वैसे भी सर हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो बच्चा इस टाइम पर मेरे पीछे वो बहुत चालाक है, इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी पोजीशन को कोई खतरा नहीं होगा, आप बस चिल मारिए। इसके बाद हम वापस आते हैं टाई जुन पर। अभी वो सुपरिटेंडेंट स्कूल पर इसको बता रहा होता है कि भाई हमारी चटनी बन चुकी है दोनों तरफ से, इसलिए जो कुछ भी होता है सब कुछ भाड़ में आन दे। अगर फिर से कोई तुझे स्लिप करने का ट्राई करता है तो बस वहां से भाग कर आ जाना, कोई एक्शन मत लियो, एटलीस्ट इससे वो लोग रिव्यू बोर्ड को तो नहीं बुलाएंगे। देखो रिव्यू बोर्ड का काम होता है स्कूल के अंदर की मैनेजमेंट को चेक करना, लाइक कोई करप्शन तो नहीं हो रही उसके अंदर या कोई घपलेबाजी। लाइक जैसे वो सियोल के सुपरिटेंडेंट ने इसको मिड ईयर के अंदर चोनिल हाई के अंदर एडमिशन दिलवा दिया है, जो कि एक तरीके से इलीगल काम है, और अगर बोर्ड रिव्यू को पता चल जाता है इस बारे में तो फिर दोनों ही जगह के सुपरिटेंडेंट खतरे में पड़ जाएंगे, जिससे डायसन के सुपरिटेंडेंट का घाटा तो होगा ही होगा, बट सियोल के सुपरिटेंडेंट और गोल्डन सर्कल का कुछ ज्यादा ही बड़ा घाटा हो जाएगा। अभी टाइजन उससे बोल रहा होता है भाई क्या हो अगर मुझे ये एक्सपेल कर दिया जाए तो फिर क्या करूंगा मैं। तल्ला उससे बोलता है देख भाई ऐसा नहीं होने वाला, और अगर ऐसा होता भी है तो मैं तुझे वापस सियोल में बुला लूंगा, ठीक है। देखो ये जो कुछ भी हो रहा है और ये सब सुनकर इसको तो समझ में आ गया है कि ये जो है कुछ अलग ही सिचुएशन में पड़ चुका है, लाइक एक तरफ कुआ है तो दूसरी तरफ खाई, इसलिए इसे जो उस दल्ले का कहना मानना ही होगा, बिकॉज अगर उसकी बात नहीं मानी तो फिर इसने जो फ्यूचर देखा है अपने लिए कि इसे एक अच्छी जॉब मिलेगी, इसकी जिंदगी संवर जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, वैसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा इसका। और तो यूनसंग से पंगे लेना भी इतना आसान तो है नहीं, उसके सामने उसके कुत्ते जो खड़े हुए हैं, बट फिर भी लोंडे को कुछ ना कुछ तो करना होगा, और बस एक बार इसका काम हो गया तो फिर दल्ला तो इसके सपोर्ट में है ही, वो तो इसकी लाइफ ऐसी ही बना देगा, इसलिए दल्ले की बात से एग्री कर देता है और उसे बोलता है देख भाई एक बात अपने दिमाग में हमेशा बिठा कर रखियो कि तेरी जो पिछवाड़ा बचा रहा है ना वो बंदा मैं हूँ, चोई टाई जुन, तो मुझे भूलना मत। सिंपल वर्ड्स में एक बार काम हो जाए मुझे पार्टी चाहिए, और फिर क्या इसके बाद से चोई टाई जुन स्कूल का एक अच्छा बच्चा बन जाता है, और ये सब कुछ काफी दिनों तक चलता है, बट वो कहते हैं ना सबर ज्यादा देर तक टिकता नहीं, इसलिए बस अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए गुस्से में आकर अपने लोंडे को मैसेज कर देता है कि जल्द से जल्द सभी लोंडों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। तो अब इसने मन बना लिया है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो भिड़ूंगा सीधे सीधे। इसके बाद हम कुछ दिन बाद के सीन पे आते हैं, यहाँ पर ये बंदा अकेले बैठकर लंच कर रहा होता है, बिकॉज कोई भी इसके साथ बैठकर लंच नहीं करना चाहता, बिकॉज अगर वो ऐसा करते हैं तो वो लोग यूनसंग के दुश्मन बन जाएंगे। तभी उसके लोंडो का मैसेज आता है कि भाई हम लोग तैयार है, बता हमें वहां पर कब आना है। ये जल्दी से रिप्लाई करने को जाता है, बट तभी उसके सामने एक बंदा आकर बैठ जाता है, एंड वो बंदा कौन है, ऑफ कोर्स अपना यूनसंग। अब यूनसंग आते साथ ही इसका थोड़ा सा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिस वजह से टाइजन का मन कर रहा होता है कि भाई इसको तो जान से मार दूंगा, बट फिर उसके दिमाग में आता है नहीं भाई इससे पंगे लेना मतलब खतरे से खाली नहीं है, और तो उसने अपने बंदों को भी रिप्लाई कर दिया होता जल्दी आने को। अभी टाइम उससे बोल रहा होता भाई देखकर लग रहा है तू खुद को यहाँ का राजा समझने लगा है, बेटा अगर हम स्कूल के बाहर में ले होते ना तेरी तो मैं 1-on-1 में मावेन एक कर देता, और बस इसके आगे ये कुछ बोल पाता उससे पहले ही सियोंगू और वो सिल्वर बाल वाला बंदा उसके पीछे से आकर उसका सर पकड़ते हैं और सीधा खाने में दे मारते हैं। तभी यूनसंग सब बोलता है भाई जब तूने मुझे यहाँ का राजा मान ही लिया है तो सारे तेरी हिम्मत कैसे हुई
मेरे राज्य में बिना किसी परमिशन के घूमने की। इसके बाद ये लोग टाइजन को पकड़कर स्कूल की रूफटॉप पर लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर टाइजन को संभालना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है, बट फिर भी जैसे तैसे करके वो संभाल लेते हैं। अभी गुस्से में टाइजन चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है, साले दूसरों के पीछे छुपकर बाहर करता है, साले हिम्मत है सामने आकर लड़ो ना। एंड यून से भी लाइक हाँ भाई मैं मानता हूँ कि मैं कायर हूं, बिकॉज मैंने ये देख लिया ना कि तू कितना स्ट्रॉन्ग है। आगे यून से बोलता है, भाई तू हिटमैन है ना बी रैंक का, यही रीजन है कि तू इतना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए शायद अगर मैं तेरे लेवल पर होता तो मैं तुझसे 1-on-1 फाइट करता, बट अभी के लिए तो नहीं करने वाला। देखा युनसुंग तक मानता है कि भाई ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इससे 1-on-1 फाइट करी तो मरेगी। खैर तो युनसुंग तो इससे अब भी फाइट करेगा, बट क्योंकि ये लोग एक लेवल पर स्टैंड नहीं करते हैं, इसलिए अब जरा वो लेवल को इक्वल एडजस्ट करेगा। कैसे? इसको पिटवा कर, जब ये अच्छा खासा पिट जाएगा तब जाकर युनसुंग इससे 1-on-1 फाइट करेगा। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस बंदे को हीरो कहूँ या विलन। लाइक हीरो वाला मैंने इसका अभी तक एक काम भी नहीं देखा है। खैर तो अभी युनसुंग के ऑर्डर पर सबके सब इसको लातों में कुचलना शुरू कर देते हैं। ये समझ लो कि इसकी मर रही है 4-5 जगहों से। अभी टाइजन पिटते हुए बस यही सोच रहा होता है, भाई आखिर ये चल गया रे, मैं तो अपने आराम से लंच कर रहा था, मैं यहाँ कब आ गया। साला मुझे कैसे भी करके यहाँ से स्केप करना होगा, अगर मैं एक बंदे को ही धक्का दे दूं तो मैं बच पाऊंगा यहाँ से, बट वो ऐसा कर पाता। उससे पहले युनसुंग इसका हाथ पकड़कर इसको एक लॉक में फंसा देता है। देखो इस लॉक को क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, बोन क्रशिंग या हैंड क्रशिंग कुछ तो बोलते होंगे, अगर किसी को मालूम है तो कमेंट में बता देना मुझे। अभी युनसुंग इसको स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, देख भाई अगर मैं तेरा एक हाथ तोड़ दूं तब हम इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। अभी टाइजन गिड़गड़ा होता है, नहीं भाई नहीं भाई भाई ऐसा मत कर, नहीं युनसुंग रुक जा, भाई इसकी चीखें सुनकर अपने लोंडा को फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बट अपना लोंडा बस यहीं पर नहीं रुकता है। टाइजन का हाथ तोड़ने के बाद वो सियोंगू को इसको खड़ा करने के लिए बोलता है, एंड वो टाइजन के आगे 2 चॉइसेस रखता है। पहली चॉइस वही है कि वो जो कर रहा है वही करता रहे, बट अगर वो ऐसा करता है तो युनसुंग उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देगा, और फिर जब इसके दोनों ही हाथ टूट जाएंगे फिर तो भाई चियोनिल का हर एक बंदा इसकी कहकर मार कर लेकर जाएगा। बट अपना लोंडा काफी दयालु भी है, वो इसके सामने सेकंड ऑप्शन भी रखता है, जो कि ये है कि वो युनसुंग के लिए एज अ स्पाई काम करे गोल्डन सर्कल के अंदर। एंड पता लगा जिसने उसे हायर किया वो आखिर है कौन, बट टाइजन जो उसके ऑफर को रिफ्यूज कर देता है, जिसके बाद युनसुंग अपने पीछे से एक नाइफ निकालकर सियोंगू को ऑफर करता है कि वो इसको स्टेप कर दे, बदले में उसे मिलेंगे 100 मिलियन वॉन। और इस टाइम पर युनसुंग फुल सीरियस है, वो सियोंगू से बोलता है कि भाई अगर तू ये नहीं करना चाहता मैं किसी और को ऑफर कर दूंगा। भाई नाइफ को देखकर सियोंगू की भी फट रही होती है कि भाई आखिर युनसुंग ने उसको किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। युनसुंग उसे बोलता है, देख भाई मैं उसे चांद से मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे स्टेप करियो जिससे उसकी हालत खराब हो जाए, वो कुछ कर ना पाए। देखो भाई अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद में पैसे कमाने का सोचते हो तब भी तुम्हें 100 मिलियन वॉन्स कमाने में 8-9-10 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे, और तब भी पता नहीं तुम लोग कमा भी पाओ या ना कमा पाओ, बट मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन्स 1 सेकंड में दे दूंगा बस इस छोटे से काम के लिए। अभी जो नरेटर है वो बोल रहा होता है कि भाई इन 10 सालों में युनसुंग एक ऐसा डेविल बन गया जो कि अपने रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकता है, एंड यही है रियल किम युनसुंग। व्हाट? इसका क्या मतलब हुआ? युनसुंग शुरू से बुरा था भाई, क्या कहना चाह रहे हैं नरेटर? खैर पता नहीं। अभी टाइजन की भी फटी जा रही होती कि भाई ये चल गया रिया यहाँ पर। भाई युनसुंग वो बोल रहा होता भाई तू टेंशन मत ले, हम तेरे लिए गवाही देंगे कि भाई तूने ऐसे जानबूझ के स्टेप नहीं किया था, तू तो बस इसके साथ प्रेंक कर रहा था और बस गलती से स्टेप हो गया। और वैसे भी अभी हम बस हाई स्कूल में तो ये ज्यादा बड़ा मीटर बनेगा भी नहीं, और टेंशन न ले अगर ये किसी से कुछ कहता भी है तो कोई भी यहाँ पर इसकी बातों पर यकीन करने ही नहीं वाला। वेल ऐसा इसने क्यों कहा उसके लिए हम आते कुछ दिन पहले के सीन पर, जहाँ पर युनसुंग के कहने पर टीचर ने उसको टाइजन के कुछ रिकॉर्ड्स लाकर दे दिए होते हैं, जिससे प्रोबेबली यही पता लगा होगा कि ये गोल्डन सर्कल में इन्वॉल्व है, और तो उसके अंदर क्या रिकॉर्ड्स है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, बट वो लेते हुए युनसुंग यही सोच रहा होता है कि ये जरूर बी रैंक का हंटर होगा, और अगर इसके अगेंस्ट युनसुंग अपना फुल देता है तो मे भी वो इससे जीत जाए, बट फिर भी युनसुंग के अंदर एक डाउट होता है क्या इतना सब कुछ करना काफी रहेगा, एंड द आंसर इज नो, बिकॉज गोल्डन सर्कल की ये हरकतें देखकर इसको ये तो समझ में आ गया है कि गोल्डन सर्कल अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए बहुत ज्यादा पागल है। बट क्या हो अगर टाइजन फेल हो जाए तो तब जाकर उन्हें समझ में आएगा कि आखिर सिचुएशन है क्या, और तो अगर मैं ए या एस रैंक के बराबर पहुंच भी जाऊं तब भी मुझे गारंटीड नहीं है कि मैं अपने प्लान में सक्सेस होऊंगा भी। अभी नरेटर बोल रहे होते हैं कि शिबू से लेकर ओ जोंगयोक जिसकी वजह से वो बटरफ्लाई इफेक्ट आया था, इससे युनसुंग को रियलाइज हो गया है कि उसके जो भी प्लान है वो एम्प्टी फ्रेम से, उसके अलावा और कुछ नहीं, बिकॉज सब कुछ ही अनप्रेडिक्टेबल रहा है। लाइक शिबू का इसके साथ जुड़ना वो भी अनप्रेडिक्टेबल था, ओ जोंगयोक का वो न्यूज में गवाही देना जिस वजह से एक बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा होगा वो भी बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, एंड मे भी हो सकता है कि आगे चलकर ऐसी कई चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो जाएं, जिनमें से जरूरी नहीं है कि हर एक का आउटकम अच्छा ही निकल कर आएगा, किसी का बुरा भी निकल कर आ सकता है, और ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीजें और ना हो। इसलिए युनसुंग डिसाइड कि वो अपने प्लान्स को और ज्यादा एक्यूरेट बनाएगा, जिसके लिए उसे अपनी फ्रेंडशिप को छोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइम पर युनसुंग जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ ही उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, इसीलिए वो इतना श्योर होकर हर बात बोल रहा है। उसे पता है कि अगर सियोंगू को थोड़ा लालच दे देगा तो वो उसकी बात को नहीं टालने वाला, एंड सियोंगू अभी वैसा ही करता है। वो अपने बाकी बंदों से टाइजन को पकड़ने के लिए बोलता है, एंड युनसुंग से वो नाइफ ले लेता है, जो देखते ही टाइजन की तो बढ़ जाती है, भाई इसका खेल तो खत्म। सियोंगू फुल अपने दिल पर पत्थर रखकर सीधा उसको स्टेप करने वाला होता है, वहीं टाइजन उसकी फटी पड़ी है पूरी तरीके से। उसे समझ में आ गया कि इस टाइम पर वो किस सिचुएशन
सिचुएशन में। अभी स्योंगू बस उसको ऑलमोस्ट स्टेप करने ही वाला होता है कि तभी टाइजन चिल्ला उठता है और उसके सेकंड ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद जल्दी से युनसुंग स्योंगू को रुकने के लिए बोलता है और स्योंगू एंड मोमेंट पर रुक जाता है, वरना ये बंदा खत्म था। अभी युनसुंग स्योंगू से बोल रहा होता भाई तुझे तेरा रिवार्ड मिल जाएगा बिकॉज तूने मेरी बात मानी, इसीलिए अभी के लिए उसे छोड़ दे। देखा भाई सामने वाले को कुछ करना भी नहीं पड़ा और रिवार्ड की रिवार्ड मिल गया। और मैं बता दूं जो कुछ भी हुआ ये युनसुंग ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा था। अभी क्योंकि टाइजन बच गया इस वजह से वो सोच रहा होता है भाई जल्दी से मैं यहाँ से निकलकर जल्दी से उस दल्ले को कॉल कर दूंगा और वो मुझे लेकर चला जाएगा। भाई तभी युनसुंग कुछ ऐसा कर देता जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पाने वाला। वो उसको उसके घर का एड्रेस, उसके अपार्टमेंट का नंबर, इवन उसकी एक बहन है ये तक बता देता है। टाइजन भी शॉक्ड, भाई तुझे कैसे पता? एंड युनसुंग भी लाइक वेल वो क्या है ना, मैं बहुत आगे की सोचता हूँ और एक बात कभी मत भूलना, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसका पीछा करूंगा तब तक जब तक मैं उसको पूरी तरीके से बर्बाद ना कर दूं। युनसुंग उसको एक और बार पूछता है कि भाई देख मेरा कुत्ता बनकर रहेगा या गोल्डन सर्कल का? आंसर करने से पहले अच्छी तरह सोच लियो। वही नरेटर बोल रहा होता है कि भाई इस बंदे ने गोल्डन सर्कल बहुत ही बड़े सपनों के साथ ज्वाइन किया था कि भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा, मेरी अच्छी लाइफ होगी, अच्छी नौकरी होगी, बट कुछ ही वक्त में उसे रियलाइज हो गया है कि पैसा कमाने के चक्कर में उसने किसी की जिंदगी का सौदा कर दिया था। वेल जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इस टाइम पर नरेटर इसकी खुद की बात कर रहे हैं कि इसने अपनी लाइफ का सौदा कर दिया था सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में। खैर तो अब इसके सामने कुछ रखा तो है नहीं, अगर ये गोल्डन सर्कल को धोखा देता है तो वो इसे नौकरी से निकालेंगे, थोड़ा वो ज्यादा कर देंगे और कुछ नहीं। बट अगर ये युनसुंग के अगेंस्ट जाता है तो युनसुंग सिर्फ इसको बर्बाद नहीं करेगा, इसको खून के आंसू रुलाएगा। इसीलिए he decide कि भाई ठीक है I'll become your dog and युनसुंग भी लाइक गुड बॉय बहुत अच्छा काम करा, बिल्कुल सही। Who's the good boy here? चलो इसको लेकर जाओ और इसकी मलम पट्टी करवाओ। देन उसके लोंडे उसको वहां से लेकर निकल लेते हैं। वहीं स्योंगू वो उसे नाइफ वापस करते हुए बोलता है भाई आर यू श्योर कि उसको छोड़ देना सही रहेगा? आई मीन वो हमें खतरे में भी डाल सकता है। युनसुंग बोलता है भाई अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे सबको दिखाना पड़ेगा कि मेरे वर्ड्स को ब्रेक करने का नतीजा क्या होता है। और हाँ स्कूल खत्म होने के बाद अपना अकाउंट चेक कर लेना, तुझे तेरा रिवार्ड मिल जाएगा वादे के हिसाब से। जो सुनकर स्योंगू भी काफी खुश होता है, वो युनसुंग को थैंक्स बोलता है। तभी युनसुंग उसके कान में आकर बोलता है कि भाई एक और चीज जा और अभी के अभी जायजिन को यहाँ पर लेकर आ। जायजिन को क्यों? बिकॉज उस बंदे के पास एक चीज की मास्टरी है और वो है अफवाह फैलाने की। एंड युनसुंग के कहने पे जायजिन वो काम कर भी देता है। वो पूरे स्कूल में ये रूमर्स फैला देता है कि स्योंगू और उसका ग्रुप अब से युनसुंग का साथ नहीं देगा। जो सुनने के बाद लोगों के बीच में काफी अफरा तफरी मच जाती है कि भाई अगर ऐसा है तो फिर तो स्योंगू को स्कॉलरशिप में से भी निकाल दिया जाएगा। और वहीं युनसुंग उसने ऐसा क्यों किया है वो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। बस अभी जो युनसुंग के लास्ट वर्ड से वो मैं बता देता हूँ उसके मन के कि अब 4 महीने फेंक दिया, अब बस इंतजार करना है और कुछ नहीं। इसका क्या मतलब है उसके लिए तुम्हें वेट करना होगा। देखो मुझे पता है कि तुम लोग अब यही बोलोगे भाई 2 महीने बाद इसकी वीडियो आ रही है और वो भी सिर्फ 26-27 मिनट की, ये भी कोई बात है? तो गाइस मैं तुम्हें बता दूं अभी अपने भाई की वेडिंग में से फ्री हुआ और उसके अंदर मैंने इतना काम किया है कि मेरी हड्डियां तक ऐसा लग रहा था जवाब दे गई हैं। लाइक घर का हीरा बेटा बनकर घूम रहा था कि जो भी काम करना है ना बस मुझे ही करना और किसी को नहीं करना। खैर तो बस यही रीजन है कि मैं बस इतनी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ। मैं भी नेक्स्ट टाइम थोड़ी ज्यादा बड़ी डाल दूं। भाई प्रॉमिस नहीं करूंगा बिकॉज मैं जब भी प्रॉमिस करता हूँ वो कभी होता ही नहीं है। लाइक मैंने जब भी बोला है ना कि भाई अब से मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो हमेशा 3-4 हफ्ते बाद या महीने भर बाद ही आई है। खैर तो अब जो वीडियो आने वाली है वो है द रेड शर्ट और अब मैं तुमसे सीधा उसी वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं एंड कमेंट करके भी थोड़ा सा मोटिवेट करो यार, मुझे मोटिवेशन की बहुत कमी है अभी।